बट उसके साथ साथ ही जिस सिचुएशन में वो बैटिंग कर रहे थे उस समय पे नेपाल को रन्स की ज़रूरत थी, थोड़े मतलब बड़े ओवर्स की ज़रूरत थी। आपको ज़्यादा रन चाहिए थे उस टाइम पे, अच्छी फिनिश होनी चाहिए थी, बट शायद पर्सनल माइलस्टोन के को देखते हुए उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाई, जिसका नतीजा है कि हम एक समय पे लग रहा था कि 260-270 रन तक इजीली पहुंच सकते हैं, वहां पर हम 235 तक ही हमको सीमित रहना पड़ा। फिर बॉलिंग के मामले में हमारी कैप्टेंसी बिल्कुल ही फेल रही है, हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी किस हिसाब से अटैकिंग करना है। हम फिर वही अपने घिसे पिटे रूल पे कि पहले 10 ओवर के अंदर संदीप को नहीं लाना, और क्या बोलते हैं कि एक ओवर अगर किसी का बड़ा आ गया तो फिर जबरदस्ती अपने एक्सपीरियंस के नाम पे उन बॉलर्स को बैक करना और बैक टू बैक ओवर दे देना। इसकी खामियाजा हमको भुगतना पड़ा हमारे पावर प्ले में। बॉलिंग हमारी काफ़ी वीक पड़ती जा रही है, एक संदीप के भरोसे पे हम बड़े बड़े मैचेस नहीं जीत पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो आपको अपना बॉलिंग अटैक सुधारना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी टीम सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हम लैग कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग में, तो हमारा है ही है, हमारी फास्ट बॉलिंग इस स्टेज के लिए एवरेज भी नहीं है अभी के लिए। अगर मैं सही बताऊं तो अगर मैं सोमपाल और करण केसी की बात करूं, पिछले 10 सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, एक टाइम के बाद आके सभी प्लेयर्स एसोसिएट क्रिकेट में वो लगभग हर टीम के साथ खेल चुके हैं, हर टीम उनको अच्छे से जानती है। तो कुछ टाइम के बाद यूज टू हो जाया करते हैं प्लेयर्स भी एक ही लेवल का। क्या बोलते हैं कि वो जोश, वो फायर, जो एक भूख होती है स्टार्टिंग जो यंगस्टर्स के अंदर है, वो थोड़ी कम होती दिखती है। तो फास्ट बॉलर के अंदर आपको भूख और एग्रेशन की जरूरत है, जो कि सोमपाल कामियो और करण केसी की बॉलिंग से, हाँ एक्सपीरियंस है, उनको सिचुएशन की एक्सपीरियंस होगी, बट वो भी एक्सपीरियंस अब काम आना बंद कर दिया जब आपकी स्किल के अंदर थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव आता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो वो एक्सपीरियंस भी बिना काम का रह जाता है। तो उनकी बैटिंग के दम पर आप उनको टीम में नहीं रख रहे, उनकी बॉलिंग के दम पर रख रहे हैं, तो उनकी बॉलिंग में सुधार आना जरूरी है। उनकी बैटिंग देख के आप उनको टीम में नहीं रख सकते ज़्यादा लंबे समय तक। तो सिलेक्टर्स को काफ़ी सोचने का समय आ गया। नंदन यादव को आपने बेंच पे अभी तक बिठा रखा है, और गुलशन झा से अगर आप ओवर नहीं करवाना चाह रहे तो गुलशन झा की बैटिंग में सुधार आना जरूरी है। गुलशन झा को आप ऊपर ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? लेफ्टी, एक ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है टीम के अंदर, तो वो भी लोअर ऑर्डर में है, जब पूरा गेम निकल जाता है तब उनकी बारी आती है। वैसे टाइम पे हमको राइटी और लेफ्टी का ज़्यादा जब इशू नहीं होता तब जाके उनकी लगभग बैटिंग आती है गुलशन झा की, उनको या तो ऊपर खिलाया जाए। एक मैच से ज़्यादा आप उसको ज़्यादा ट्राई करिए ही मत। इस स्टेज पे अभी हम आ चुके हैं कि हमको एक या दो मैचेस से ज़्यादा तीसरे मैच में उसको ट्राई देने का मतलब ही नहीं बनता। अगर आप लंबा कैरी करेंगे, आप कितना टूर्नामेंट है रह ही कितना गया है अब। अगर आपको जो जहाँ से परफॉर्मेंस मिलती है, आपको अगर एक मैच में परफॉर्मेंस बंदा नहीं दे रहा और उसका आप कंजर्वेटिव तरीका देखिए ना, ओडीआई में उनका क्या रह गया, टी20 और ओडीआई को आप अलग अलग रखिए। लगातार बैक टू बैक 2 मैच हारने के बाद नेपाल अब काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुकी है। पॉइंट्स टेबल के जाल में सेकंड लास्ट पोजीशन में हम अपनी जगह बनाए बरकरार रखे हुए हैं, वहाँ से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है। फाइनली यूएई ने भी नेपाल को अपना एक 9 गेम्स लगातार 9 हार के बाद 10वां मैच यूएई ने नेपाल को हरा के वो एक लूजिंग स्ट्रीक था उसको ख़त्म किया है। और मैं बोलूँगा कि इससे ज़्यादा खराब अभी रीसेंट सिचुएशन में नेपाल कभी नहीं खेला है। रीसेंट सिचुएशन कहने का मतलब पिछले 2 साल का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लीजिए। एक एक हार मेरे को याद आती है अपने होम ग्राउंड में, जो हमने पहले 3 मैच हारे थे लीग 2 की जो शुरुआत हुई थी उस समय पर, और एक अभी। और इस टाइम पे सबको समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये इस टाइप की लेवल की गेम, आप इस लेवल पे ऐसी गेम खेल के आप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। और आज के मैच में तो आपको देखने को मिल ही गया होगा कि यूएई जितना ही खराब हमने खेला, हमने अपनी बैटिंग से लेके फील्डिंग से लेके अपनी बॉलिंग तक, हमने किसी भी चीज़ में हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी आज के मैच में। पिछले मैच की गलतियां हमने फिर दोबारा रिपीट करी हैं इस मैच के अंदर, और यूएई ने दूसरी ही तरफ उतनी ही बेहतरीन बॉलिंग भी करी और आपकी बैटिंग भी उससे ज़्यादा अच्छी करी है। उनका गेम को लेके जो अप्रोच था काफ़ी पॉजिटिव था और काफ़ी अटैकिंग भी था। जितना ही डिफेंसिव हमारा गेम था उतना ही अटैकिंग यूएई का गेम था, जो कि आज के मैच में हारने का सबसे बड़ा कारण रहा है नेपाल के लिए। और बैटिंग में आलिशान शराफू ने जिस हिसाब से शुरुआत से ही पहले ही ओवर से अटैक करना जो जारी किया था, लास्ट की बॉल तक वही टाइप का इंटेंट यूएई की तरफ से देखने को मिला। और लगातार उनके विकेट जाने के बावजूद भी रन रेट में कभी भी कमी नहीं आई। सेम लेवल के रन रेट से ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए उन्होंने आखिर में जीत हासिल की है। वो भी काफ़ी इनएक्सपीरियंस साइड है अभी यूएई, अगर पूरी नई टीम है और वो भी अपनी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, तो काफ़ी यंग मैं बोलूँगा और इनएक्सपीरियंस साइड से भी आज हमको हार का सामना करना पड़ा है। और यूएई सबसे लास्ट है, बॉटम है इस पॉइंट टेबल के, तो उससे हारने के बाद तो हमारे लिए भी काफ़ी ये अब एक इस अजीब सी सिचुएशन में हम फंस चुके हैं
श्योरली हम टॉप 4 में तो फिनिश नहीं करेंगे इस बार लीग 2 की, ये पक्का हो चुका है इस आज के मैच को देखने के बाद, क्योंकि आज के मैच में सिर्फ रोहित पौडेल की सेंचुरी को साइड में हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ भी आप देखें तो कुछ अच्छा नहीं गुजरा नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोहित पौडेल की सेंचुरी भी ने अगर अगर मान लीजिए रोहित पौडेल की भी सेंचुरी नहीं आती तो हमारे लिए 150 रन का आंकड़ा भी कटा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था आज के मैच में। रोहित पौडेल की भी सेंचुरी, मिक्स रिएक्शन थे रोहित पौडेल की तरफ से। एक तरफ खुश हो रहे लोगों का रिएक्शन काफ़ी, कुछ लोगों का रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था। रोहित पौडेल की सेंचुरी काफ़ी टाइम बाद आई है, फर्स्ट नेपाली क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं जिनकी ओडीआई के अंदर दूसरी सेंचुरी है, ये एक प्राउड मोमेंट था। बट उसके साथ साथ ही जिस सिचुएशन में वो बैटिंग कर रहे थे उस समय पे नेपाल को रन्स की ज़रूरत थी, थोड़े मतलब बड़े ओवर्स की ज़रूरत थी। आपको ज़्यादा रन चाहिए थे उस टाइम पे, अच्छी फिनिश होनी चाहिए थी। बट शायद पर्सनल माइलस्टोन के को देखते हुए उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाई, जिसका नतीजा है कि हम एक समय पे लग रहा था कि 260-270 रन तक इजीली पहुंच सकते हैं, वहाँ पर हम 235 तक ही हमको सीमित रहना पड़ा। साथ साथ रोहित पौडेल का दोष नहीं है, उसके साथ उनको जो साथ देने वाले जितने भी बैट्समैन थे कोई भी लंबा नहीं खेल पाया उनके साथ एंड तक। सभी भी अपने कुछ कुछ देर में उनका साथ छोड़ते हुए जा रहे थे पवेलियन में। स्पेशली गुलशन झा से ज़्यादा उम्मीद थी नेपाल की टीम को। गुलशन झा पहले ही बॉल पे डक पे आउट हो गए थे, तो उससे काफ़ी एक झटका लगा टीम को रनों के ऊपर भी। पर फिर भी 235 इस विकेट पे लग रहा था कि जिस हिसाब से यूएसए और यूएई का मैच हुआ था उस हिसाब से लग रहा था कि ठीक ठाक स्कोर है। हालांकि ये पार स्कोर नहीं था इस ग्राउंड पे। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 245-250 के आसपास रहता है। हम पार स्कोर से भी नीचे ही हमने स्कोर किया था, जो कि एक खुद में ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि इस स्कोर को डिफेंड कर पाना भी काफ़ी ट्रिकी रहता है। अगर हमारी बॉलिंग, हमको अपनी बॉलिंग पे जितना गर्व होता है उस लेवल का 10% भी आज बॉलिंग नहीं हो पाई है। फिर बॉलिंग के मामले में हमारी कैप्टेंसी बिल्कुल ही फेल रही है। हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी किस हिसाब से अटैकिंग करना है। हम फिर वही अपने घिसे पिटे रूल पे कि पहले 10 ओवर के अंदर संदीप को नहीं लाना, और क्या बोलते हैं कि एक ओवर अगर किसी का बड़ा आ गया है तो फिर ज़बरदस्ती अपने एक्सपीरियंस के नाम पे उन बॉलर्स को बैक करना और बैक टू बैक ओवर दे देना। इसकी खामियाजा हमको भुगतना पड़ा हमारे पावर प्ले में। जिस हिसाब से पावर प्ले में मतलब कि आपका 6 रन के ऊपर से रन रेट पहुंच गया था, अगर वो पहली विकेट आलिशान शरीफों की नहीं गिरती तो वो आंकड़ा 80-90 भी हो सकता था। अगर वही है कि वो विकेट आलिशान शराफू ने जिस हिसाब से बैटिंग करी उसी ने बता दिया था कि आज इंटेंट साफ है यूएई का कि करो या मरो की स्थिति है। उनके लिए कुछ खोना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, तो इसलिए वो निडर होकर आज खेलने वाले थे। तो उसी हिसाब से हमको भी थोड़ी अटैकिंग बॉलिंग करनी ज़रूरी थी। वो पहली बॉल से शॉट थे और हमको दोनों तरफ से या तो पावर प्ले के अंदर हमको दीपेंद्र सिंह ऐरी को भी एक आध ओवर देख के शायद यूज़ कर लेते तो कुछ और गेम हो सकता था। आज फिर भी आज के मैच में भी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अपने कंप्लीट ओवर नहीं करे हैं। 7 ओवर में सिर्फ 25 रन देके 1 विकेट लिया। तो आप ये देखिए ना कि कैप्टनसी में कहाँ मिस हो रहे हैं। कोई नया बैट्समैन क्रीज पे आ रहा है तो आप अपने बेस्ट बॉलर को उसके सामने एक्सपोज कर ही नहीं रहे हैं उसको। मतलब कि जब तक आप ऐसे अटैक करके बॉलिंग नहीं करेंगे तब तक आपका ऐसे मैचेस को जीतना मुश्किल ही नामुमकिन ही है, आप ये मानिए। बॉलर्स को रोटेट करने में भी काफ़ी, मैं बोलूँगा बहुत जगह मिस हुए। सही टाइम पे सही सही बॉलर को ओवर देने में काफ़ी चूक हुई आज भी रोहित पौडेल से। तो ये लगातार एक कैप्टनसी एरर, लगातार 2 मैचों में कैप्टनसी एरर हमको देखने को मिला है। उनका पर्सनली बैटिंग का इशू तो रिजॉल्व हुआ है, बट साथ साथ में टीम का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बॉलिंग में भी कुछ धार, जो पैनापन है वो बॉलिंग से हमारी गायब होता हुआ दिख रहा है। और ये एक सही समय है कि हमको बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब टाइम आ गया है कि नेपाल टीम सेलेक्टर्स कोच को बड़े डिसीजन लेने का टाइम है। इस सीरीज़ के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, इस सीरीज़ में नहीं कर रहा। इस सीरीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बेसिक आपके जो 15 मेंबर्स का स्क्वाड है आप उसी में चेंजेस कर सकते हैं। बट आने वाले समय में हमको बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। अपनी बॉलिंग लाइनअप में बॉलिंग हमारी काफ़ी वीक पड़ती जा रही है। एक संदीप के भरोसे पे हम बड़े बड़े मैचेस नहीं जीत पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो आपको अपना बॉलिंग अटैक सुधारना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी टीम सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हम लैग कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग में, तो हमारा है ही है। हमारी फास्ट बॉलिंग इस स्टेज के लिए एवरेज भी नहीं है अभी के लिए।
अगर मैं सही बताऊं तो अगर मैं सोमपाल और करण केसी की बात करूं, पिछले 10 सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। एक टाइम के बाद आके सभी प्लेयर्स एसोसिएट क्रिकेट में वो लगभग हर टीम के साथ खेल चुके हैं, हर टीम उनको अच्छे से जानती है। तो कुछ टाइम के बाद यूज टू हो जाया करते हैं प्लेयर्स भी, एक ही लेवल का क्या बोलते हैं कि वो जोश, वो फायर, जो एक भूख होती है स्टार्टिंग जो यंगस्टर्स के अंदर है, वो थोड़ी कम होती दिखती है। तो फास्ट बॉलर के अंदर आपको भूख और अग्रेशन की ज़रूरत है, जो कि सोमपाल कामियो और करण केसी की बॉलिंग से, हाँ एक्सपीरियंस है उनको, सिचुएशन की एक्सपीरियंस होगी, बट वो भी एक्सपीरियंस अब काम आना बंद कर दिया जब आपके पास जब आपकी स्किल के अंदर थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव आता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो वो एक्सपीरियंस भी बिना काम का रह जाता है। तो उनकी बैटिंग के दम पर आप उनको टीम में नहीं रख रहे, उनकी बॉलिंग के दम पर रख रहे हैं। तो उनकी बॉलिंग में सुधार आना ज़रूरी है, उनकी बैटिंग देख के आप उनको टीम में नहीं रख सकते ज़्यादा लंबे समय तक। तो सिलेक्टर्स को काफ़ी सोचने का समय आ गया। नंदन यादव को आपने बेंच पे अभी तक बिठा रखा है, और गुलशन झा से अगर आप ओवर नहीं करवाना चाह रहे तो गुलशन झा की बैटिंग में सुधार आना ज़रूरी है। गुलशन झा को आप ऊपर ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? लेफ्टी, एक ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है टीम के अंदर, तो वो भी लोअर ऑर्डर में है। जब पूरा गेम निकल जाता है तब उनकी बारी आती है। वैसे टाइम पे हमको राइटी और लेफ्टी का ज़्यादा जब इशू नहीं होता तब जाके उनकी लगभग बैटिंग आती है गुलशन झा की, उनको या तो ऊपर खिलाया जाए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर गौर करने का वक्त आ चुका है। अगर आपने सही समय पर सही इशू को टारगेट नहीं किया तो वो ही आपकी लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी टीम के अंदर। और अगर आपको नेपाल की टीम को हमेशा ग्रोथ के लेवल पे देखना है तो आपको उस लेवल पे चेंजेस भी करने पड़ेंगे टीम के अंदर, और बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप सेम सेट ऑफ प्लेयर को ही बार बार रिपीटेडली ट्राई करते रहें। अगर आपको कुशल भुरतेल अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप कुशल भुरतेल को अनिल शाह से रिप्लेस कर दीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपको जो आदमी रिजल्ट नहीं देता एक मैच से ज़्यादा, आप उसको ज़्यादा ट्राई करिए ही मत। इस स्टेज पे अभी हम आ चुके हैं कि हमको एक या दो मैचेस से ज़्यादा तीसरे मैच में उसको ट्राई देने का मतलब ही नहीं बनता। अगर आप लंबा कैरी करेंगे, आप कितना टूर्नामेंट है रह ही कितना गया है अब। अगर आपको जो जहाँ से परफॉर्मेंस मिलती है, आपको अगर एक मैच में परफॉर्मेंस बंदा नहीं दे रहा और उसका आप कंसेक्यूटिव तरीका देखिए ना, ओडीआई में उनका क्या रह गया। टी20 और ओडीआई को आप अलग अलग रखिए। टी20 फॉर्मेट में बेशक ये अच्छे प्लेयर्स होंगे, ये सभी प्लेयर्स, बट ओडीआई फॉर्मेट के लिए जिस लेवल का आपको पेशेंस और कामनेस चाहिए होती है, जिस हिसाब को आपको टेम्परामेंट चाहिए होता है, तो उस लेवल के आपको प्लेयर्स टीम के अंदर लाने की ज़रूरत है। अपने डोमेस्टिक सर्किट में देखिए या अपने पूल ऑफ बंच ऑफ पूल के ऊपर नज़र मारिए, आपके आसपास बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। अगर ये बेस्ट, अगर आप इनको बेस्ट बोलते हैं तो इनके ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए परफॉर्मेंस का। अगर आप इनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक ये टीम ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी। टी20 और ओडीआई के लिए आप डिफरेंटली टीम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेम टी20 टीम के प्लेयर्स को ही ओडीआई फॉर्मेट के अंदर रखना। बट लगातार जिस हिसाब से हमारे, क्योंकि क्या है कि टी20 फॉर्मेट लंबे समय से खेलते हुए आई हुई टीम काफ़ी थकी भी होती है, और सिर्फ हमने दो प्लेयर ऐड करें, एक भीम शार्की और आरिफ शेख, जो मतलब कि अनिल शाह सॉरी, जो टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे। बट आप ये भी देखिए ना कि बाकी जो 9 प्लेयर हैं वो पूरा 2 महीने से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो और बाकी प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट किधर है? उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी भी ज़रूरी है टीम के अंदर। कुछ प्लेयर्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे कि दीपेंद्र सिंह आयरी को रिप्लेस नहीं कर सकते, रोहित पौडेल को रिप्लेस नहीं कर सकते, संदीप लामिछाने को रिप्लेस नहीं कर सकते। बाकी आप सभी का एक विकल्प देखने को तैयार रहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ये 2 या 3 प्लेयर्स के अलावा आप हर प्लेयर का एक विकल्प तैयार रखिए टीम के अंदर, क्योंकि आपके पास कमी पड़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है इन प्लेयर्स के लिए भी। सो गाइज, बहुत ही मुश्किल कंडीशन में अभी ये जो टूर्नामेंट है इस स्थिति में पहुंचा है। 2 लगातार हार, जो कि मतलब कि ऐसी हार भी नहीं है कि हम अचीव नहीं कर सकते थे, मतलब कि इजीली अचीवेबल टारगेट्स थे। और जिस हिसाब का हमारा बोला जाता है कि बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप, उससे काफ़ी बिलो एवरेज हमारी दोनों परफॉर्मेंस रही है दोनों गेम के अंदर। सो नेक्स्ट मैच के लिए मैं अपनी तरफ से तो यही होप करता हूँ कि बड़े बदलाव दिखेंगे आपको। नंदन यादव टीम में आते हुए दिख सकते हैं, कुशल मल्ल भी आते हुए दिख सकते हैं, और हो सके तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन बैकअप के लिए खिलाइए। बेशक ललित राजवंशी को आप रेस्ट करा के उनकी जगह आप एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाइए जो आपको 2-4 ओवर भी निकाल के दे सके। और जैसे आप कुशल मल्ल को अंदर ले सकते हैं, और कुशल मल्ल और अनिल शाह को आप टीम में ला देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप नंदन यादव को बाहर रखकर दे सकते हैं कुछ समय के लिए।
नंदन यादव को मैं सोमपाल कामी की जगह देखना चाह रहा हूँ, और करण केसी को आप टीम में रखिए। कुशल भुरतेल की जगह अनिल शाह को, या भीम शार्की की जगह अनिल शाह को आप एक मौका दे सकते हैं। तो ऐसे आपको नेक्स्ट मैच में चेंज होते हुए दिख सकती है टीम, क्योंकि अनिल शाह और भीम शार्की को लगातार मतलब कि 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं भीम शार्की, तो कोच रिप्लेस कर सकते हैं उनको अनिल शाह की जगह। वर्ल्ड कप क्वालिफायर ही खेलना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए रेगुलरली। तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होना अभी भी बहुत दूर है हमारे लिए, पहले वर्ल्ड कप क्वालिफायर चाहिए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगर टॉप 4 में नहीं भी जाते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। हम वैसे भी उतना सेकंड चांस भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है वैसे, अगर हम टॉप 4 में नहीं भी फिनिश करते हैं तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर पे नज़र रखने से ज़्यादा हम अपनी टीम को बिल्ड करें, और एक ऐसी मजबूत टीम खड़ी करेंगे जो एसोसिएट लेवल पे भी हर टीम के साथ अच्छे तरीके से मुकाबला करने को तैयार हो। और यूएई यूएसए उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, उतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी नहीं थी जिस हिसाब का हमारा लेवल है एसोसिएट नेशंस के अंदर। सो गाइज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।